और 74वें संशोधन 1992 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की दिशा में एक क्रांतिकारी विधिक कदम था। इसने शासन की कमान को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे ग्राम सभाओं और नगर पालिकाओं तक पहुंचाया है। जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य गवर्नेंस लैंडस्केप में आए इस परिवर्तन का मूल्यांकन इसकी विधिक उपलब्धियों और व्यावहारिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित 2 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। एक सकारात्मक परिवर्तन है जमीनी स्तर पर सुशासन का उभार। शक्ति के विकेंद्रीकरण ने ग्रामीण और शहरी सामाजिक आर्थिक ढांचे को व्यापक रूप से रूपांतरित किया है। शून्य राजनीतिक समावेशन और नए नेतृत्व का उद्देश्य स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 33% विधिक आरक्षण, कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश में यह 50% है, तथा अनुसूचित जातियों SC व जनजातियों सेंट के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण ने पारंपरिक प्रभुत्व वाली राजनीतिक कमान को तोड़ा है। इससे जमीनी स्तर पर लाखों ऐसी महिलाएं और वंचित वर्ग के नेता उभरे हैं जो पहले विधिक निर्णय प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर थे। और 0 विकास का लोकतंत्रीकरण बॉटम अप अप्रोच विकेंद्रीकरण ने ऊपर से नीचे टॉप डाउन नीति निर्माण के प्रतिमान को बदलकर नीचे से ऊपर बॉटम अप के दृष्टिकोण को विधिक रूप से स्थापित किया। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के माध्यम से अब स्थानीय ग्रामीण स्वयं तय करते हैं कि उनके बजट का पैसा कहाँ, जैसे सड़क, जल संरक्षण या प्राथमिक शिक्षा, खर्च होगा। वित्तीय प्रवाह और त्वरित सेवा वितरण 14वें और 15वें वित्त आयोगों द्वारा सीधे स्थानीय निकायों को बड़े पैमाने पर विधिक निधि अनटाइड ग्रांट्स हस्तांतरित किए जाने से जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ी है। मनरेगा, मैग्नरेगा जैसी बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से होने से लक्षित जनसमूह तक विधिक हकदारी की पहुंच सुलभ हुई है। 2 परिवर्तन की सीमाएं प्रकार्यात्मकता की समकालीन चुनौतियां। यद्यपि शासन का ढांचा बदला है, परंतु वास्तविक प्रकार्यात्मक स्वायत्तता फंक्शनल ऑटोनॉमी के मामले में यह परिवर्तन अभी भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाया है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। 0 शून्य प्रकार कार्यकर्ता और कोष 3 Fs का अधूरा हस्तांतरण। कई राज्य सरकारों ने विधिक प्रावधानों के बावजूद अपनी शक्तियों को पूरी तरह स्थानीय निकायों को नहीं सौंपा है। स्थानीय निकाय कर जुटान ओन सोर्स रेवेन्यू में विधिक रूप से अक्षम हैं, जिससे वे वित्तीय स्वायत्तता के लिए पूरी तरह राज्य के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। सरपंच पति की व्यावहारिक कुप्रथा राजनीतिक रूप से महिलाओं को विधिक आरक्षण तो मिल गया, परंतु ग्रामीण भारत के पितृसत्तात्मक सामाजिक परिवेश के कारण कई क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या पुरुष रिश्तेदार सरपंच पति व्यावहारिक रूप से प्रशासनिक कमान संभालते हैं, जो विकेंद्रीकरण के मूल विधिक उद्देश्य को चोट पहुंचाता है। प्रशासनिक कमान और समानांतर निकायों का हस्तक्षेप जिलों में नौकरशाही, जिला कलेक्टर या विकास प्राधिकरण का नियंत्रण स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तुलना में अधिक सुदृढ़ बना रहता है। राज्य सरकारों द्वारा गठित समानांतर विधिक एजेंसियां अक्सर स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करती है। स्थानीय विकेंद्रीकरण का संतुलन प्रतिमान फ्लो चार्ट। भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव, महिलाओं व वंचितों का राजनीतिक समावेशन, बॉटम अप योजना, स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता, वित्त आयोग द्वारा सीधे कोष का विधिक हस्तांतरण, रूपांतरण की विधिक सीमाएं, कर्ण जुटापान से राजकोषीय निर्भरता, सरपंच पति जैसी व्यावहारिक विसंगतियां, नौकरशाही व समानांतर निकायों का दबदबा, प्रकार्यात्मक स्वायत्तता द्वारा पूर्ण सुशासन की आवश्यकता। निष्कर्षतः भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को निश्चित रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से बदला है। इसने लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित न रखकर नागरिकों की दैनिक विधिक भागीदारी से जोड़ा है। हालांकि इसे एक संपूर्ण और आदर्श रूपांतरण बनाने के लिए सुशासन, गुड गवर्नेंस और कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की मांग यह है कि स्थानीय निकायों को वास्तविक वित्तीय संप्रभुता दी जाए, नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित किया जाए और जनप्रतिनिधियों का निरंतर तकनीकी क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग सुनिश्चित किया जाए। प्रश्न राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 300 शब्द। उत्तर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के तहत यह विधिक प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति पदेन एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का सभापति होगा। यह दोहरी भूमिका अमेरिकी शासन प्रणाली के समान है, जहां उपराष्ट्रपति वहां के उच्च सदन सीनेट का सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका विधायी, प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका और कार्यों की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। एक, विधायी एवं सदन के संचालन की भूमिका, लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी ड्यूटीज। सदन की कार्यवाही का विनियमन सभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन में विधिक अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। वे तय करते हैं कि कौन सा सदस्य कब और कितनी देर बोलेगा। विधेयकों और प्रस्तावों पर निर्णय, सदन में किसी विधेयक या प्रस्ताव को पेश करने की विधिक अनुमति देना, किसी प्रश्न को स्वीकार या अस्वीकार करना तथा स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन पर निर्णय लेना सभापति के क्षेत्राधिकार में आता है। निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। सामान्य परिस्थितियों में सभापति सदन में मतदान नहीं करते, परंतु यदि किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत टाई हो जाए तो अनुच्छेद 100 के तहत उन्हें अपना निर्णायक मत देने का विधिक अधिकार प्राप्त है। 2, संवैधानिक एवं दलीय तटस्थता के प्रहरी। 0, दलबदल विरोधी कानून के तहत कमान। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े विधिक मामलों पर अंतिम निर्णय लेने की न्यायिक कमान सभापति के पास होती है। विशिष्ट अनन्य विशेषाधिकार। सभापति सदन के सदस्यों के विधिक विशेषाधिकारों, प्रिविलेजेस के संरक्षक होते हैं। उनकी अनुमति के बिना सदन के भीतर किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही कोई विधिक नोटिस तामील किया जा सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्थान है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सिटिंग, अनुच्छेद 108 की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में नहीं बल्कि सदन से बाहर होने के कारण इसकी अध्यक्षता नहीं करते, बल्कि उपसभापति यह जिम्मेदारी संभालते हैं। निष्कर्षतः राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका केवल एक प्रशासनिक प्रमुख की नहीं है, बल्कि वे भारतीय महासंघ में सहकारी संघवाद और विधायी संतुलन की धुरी है। सदन का सदस्य न होने के बावजूद वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और संवैधानिक नैतिकता के तहत उच्च सदन की लोकतांत्रिक गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद जितना कार्यपालिका से जुड़ा है, सभापति के रूप में उनका व्यावहारिक प्रभाव विधायिका पर उतना ही सुदृढ़ है। वे संसद के भीतर विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं के मध्य कूटनीतिक समन्वय स्थापित कर देश के विधायी विमर्श को अधिक गंभीर और परिणामोन्मुखी बनाते हैं। प्रश्न: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। 300 शब्द। भारतीय संवैधानिक इतिहास में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को एक सांविधिक निकाय (स्टैट्यूटरी बॉडी) से संवैधानिक निकाय (कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी) के रूप में रूपांतरित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 3388 जोड़ा गया, जिसने आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के समकक्ष विधिक और प्रशासनिक दर्जा प्रदान किया। इस संरचनात्मक रूपांतरण ने देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (ACBCS) के अधिकारों के संरक्षण में आयोग की भूमिका को व्यापक रूप से सुदृढ़ किया है। इस रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए आयोग की परिवर्तित भूमिका और शक्तियों की विवेचना निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में की जा सकती है। 1. विधिक एवं दंडात्मक भूमिका का सुदृढ़ीकरण, इंक्वायरी पैनल पावर्स। 0. दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ। सांविधिक निकाय के रूप में आयोग के पास शिकायतों की गहन जांच करने की सीमित विधिक शक्ति थी, परंतु अनुच्छेद 3388 के तहत अब आयोग को किसी मामले की जांच करते समय दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। अधिकारों का व्यावहारिक प्रवर्तन। अब आयोग भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, उसे हाजिर होने के लिए विधिक रूप से बाध्य कर सकता है, शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है और किसी भी सरकारी दस्तावेज को मंगा सकता है। इससे पिछड़े वर्गों के विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न के मामलों में आयोग की मारक क्षमता बढ़ी है। 2. शिकायतों का निवारण और सुरक्षात्मक भूमिका, ग्रीवेंस रिड्रेसल। सीधे संज्ञान और जांच की कमान। पहले आयोग का मुख्य कार्य केवल पिछड़ी जातियों की सूची में नामों को जोड़ने या हटाने की सिफारिश करने तक सीमित था। रूपांतरण के पश्चात अब आयोग पिछड़े वर्गों के विधिक अधिकारों, सुरक्षा उपायों और संवैधानिक गारंटियों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी विशिष्ट शिकायत की सीधे जांच, ग्रीवेंस रिड्रेसल, कर सकता है। 3. नीति निर्माण और सलाहकार भूमिका, पॉलिसी एडवाइजरी रोल। 0. अनिवार्य सरकारी परामर्श, अनुच्छेद 338B(9)
इस विधिक प्रावधान के तहत केंद्र और सभी राज्य सरकारों के लिए यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाली किसी भी बड़ी नीति या कानून को बनाने से पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनिवार्य रूप से परामर्श कंसल्ट करेंगी। शून्य सामाजिक आर्थिक विकास का मूल्यांकन आयोग अब पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है और संघ तथा राज्यों के अधीन उनके विकास की प्रगति का विधिक मूल्यांकन करता है। वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के पटल पर रखना अनिवार्य है। निष्कर्षतः राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक सांविधिक सलाहकार अंग से संवैधानिक प्रहरी में रूपांतरित होना भारतीय लोकतंत्र में समानता और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक ऐतिहासिक विधिक कदम है। यह बदलाव आयोग को दंतविहीन बाद की स्थिति से बाहर निकालकर कार्यपालिका की उदासीनता के विरुद्ध पिछड़े वर्गों के लिए एक अभेद्य विधिक कवच प्रदान करता है। सुशासन गुड गवर्नेंस की मांग यह है कि इस संवैधानिक दर्जे के वास्तविक लाभों को धरातल पर उतारने के लिए आयोग को पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता और ढांचागत मानव संसाधन भी निरंतर उपलब्ध कराए जाएं। प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। 300 शब्द। उत्तर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 का भाग 6 चुनाव से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 बी के अनुसार संसद या राज्य विधायिका के किसी भी चुनाव को केवल एक निर्वाचन याचिका इलेक्शन पिटिशन के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, अन्य किसी विधिक माध्यम से नहीं। एक चुनावी विवादों के निर्णय की विधिक प्रक्रिया। शून्य याचिका की प्रस्तुति अनुच्छेद 80 व 81 उदास्माइली चुनाव विवादों की सुनवाई का मूल अनन्य क्षेत्राधिकार संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को प्राप्त है। चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर कोई भी उम्मीदवार या निर्वाचक वोटर यह याचिका दायर कर सकता है। शून्य सुनवाई की कमान अनुच्छेद 86 उदास्माइली उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश इसकी सुनवाई करता है। अधिनियम की धारा 86(7) के तहत यह विधिक अपेक्षा है कि याचिका की प्रस्तुति के 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर ली जाए, हालांकि व्यावहारिक रूप से इसमें अधिक समय लगता है। 2 निर्वाचन को शून्य वॉइड घोषित करने के विधिक आधार धारा 100 अधिनियम की धारा 101 के तहत उच्च न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर किसी विजयी प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकता है। योग्यता का अभाव, नामांकन के दिन निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए संवैधानिक रूप से योग्य नहीं था या अधिनियम की धारा 8 से 11 के तहत अयोग्य डिस्क्वालिफाइड था। भ्रष्ट आचरण करप्ट प्रैक्टिसेस, उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा धारा 123 के तहत परिभाषित कोई भ्रष्ट आचरण जैसे रिश्वत देना, धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग, मतदाताओं को डराना या तय विधिक सीमा से अधिक खर्च करना किया गया हो। नामांकन का अनुचित रूप से स्वीकार या खारिज होना, किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया हो या विजयी उम्मीदवार का नामांकन पत्र गलत विधिक आधारों पर स्वीकार किया गया हो जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ हो। विधिक नियमों का उल्लंघन। संविधान, इस अधिनियम या इसके तहत बन इन नियमों व आदेशों का कोई ऐसा उल्लंघन हुआ हो जिसने चुनाव के अंतिम परिणाम को तात्विक रूप से उलट दिया हो। 3 पीड़ित पक्ष को उपलब्ध विधिक उपचार रेमेडीज। यदि उच्च न्यायालय किसी निर्वाचन को शून्य घोषित करता है तो पीड़ित पक्ष विजयी प्रत्याशी को निम्नलिखित विधिक उपचार उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपील। धारा 116 पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। अंतरिम रोक स्टे ऑर्डर। धारा 116 भी अपील लंबित रहने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा सकता है। रोक की अवधि में वह सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु सामान्यतः उसे मतदान करने या वेतन प्राप्त करने का विधिक अधिकार नहीं होता जब तक कि अदालत विशिष्ट आदेश न दे। 4 प्रासंगिक वाद विधियाँ केस लॉज। 0 इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 उदास्माइली इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री का निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने के बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। इस वाद में न्यायपालिका ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा घोषित किया। एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 उदास्माइली न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे फ्रीबीज करना तकनीकी रूप से धारा 123 के तहत
भ्रष्ट आचरण नहीं है, परंतु चुनाव की शुचिता बनाए रखना अनिवार्य है। अभिरम सिंह बनाम CD, कॉमाचेन 2017 उदास स्माइली। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 123(3) की विस्तृत व्याख्या करते हुए व्यवस्था दी कि धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना एक भ्रष्ट आचरण है और इसके आधार पर निर्वाचन को विधिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। निष्कर्षतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्वाचन याचिका का विधिक प्रावधान भारतीय लोकतंत्र की शुचिता को बनाए रखने का एक अभेद्य प्रहरी है। यह सुनिश्चित करता है कि जनप्रतिनिधियों का चयन केवल बाहुबल या धनबल के आधार पर न हो, बल्कि पूर्णतः कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों के अधीन हो। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की यह न्यायिक कमान कार्यपालिका की चुनावी मनमानी पर अंकुश लगाने का सबस एक सुदृढ़ संवैधानिक माध्यम है। प्रश्न: राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। 300 शब्द। उत्तर: भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य कार्यपालिका के साथ साथ राज्यपाल को व्यापक विधायी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 168। उसकी विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति है, जो कार्यपालिका को विधायी शक्तियों के प्रयोग का अवसर देती है। एक राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों, अध्यादेश के प्रयोग की आवश्यक शर्तें। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा इस विधायी शक्ति का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित विधिक शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। सदन का सत्र में न होना। अध्यादेश केवल तब प्रख्यापित प्रोमलगेटेड किया जा सकता है जब राज्य विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदन सत्र में न हो। 0 तात्कालिक आवश्यकता से संतुष्टि। राज्यपाल को इस बात का पूर्ण विधिक संतोष होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। यह संतुष्टि पूरी तरह मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होती है। विधायी समरूपता। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर राज्य विधायिका को कानून बनाने का विधिक अधिकार है। राज्य सूची और संवर्ती सूची। साथ ही अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति है। कुछ विशिष्ट विषयों, जैसे जिन पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, पर अध्यादेश जारी करने से पहले राज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करना विधिक रूप से अनिवार्य है। 2 विधायिका के समक्ष रखे बिना अध्यादेशों के पुनः प्रव्यापन, रीप्रोमलगेशन की वैधता। संविधान के अनुसार प्रत्येक अध्यादेश को सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह के भीतर विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए और वहां से पारित होना चाहिए, अन्यथा वह स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। परंतु कई बार कार्यपालिका विधायिका का सामना किए बिना सत्र समाप्त होने पर उसी अध्यादेश को दोबारा जारी कर देती है, जिसे पुनः प्रव्यापन, रीप्रोमलगेशन कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक वादों में इस कुप्रथा को पूर्णतः असंवैधानिक और अवैध घोषित किया है। 0 DC वादवा बनाम बिहार राज्य 1987 उदास स्माइली। इस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि बिहार सरकार ने 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेशों का बार बार पुनः प्रख्यापन किया और कुछ को 14 वर्षों तक जीवित रखा। न्यायालय ने इसे संवैधानिक कपट, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया और स्पष्ट किया कि अध्यादेश का उपयोग विधायिका की कानून बनाने की शक्ति को हड़पने के लिए नहीं किया जा सकता। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017 उदास स्माइली। 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने वादवा निर्णय को और सुदृढ़ करते हुए विधिक व्यवस्था दी कि अध्यादेशों का बार बार पुनः प्रव्यापन करना लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करना है और यह कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कार्यपालिका अध्यादेश को विधायिका के पटल पर रखने में विफल रहती है, तो यह स्वयं में संविधान के प्रति अनादर है। निष्कर्षतः राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की विधिक शक्ति केवल आपातकालीन और असाधारण परिस्थितियों के लिए है, न कि विधायिका के समानांतर कानून बनाने का कोई वैकल्पिक मार्ग। विधायिका के समक्ष रखे बिना अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन करना शक्ति के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर चोट करता है। सुशासन और संवैधानिक नैतिकता की मांग यह है कि कार्यपालिका को विधायी उत्तरदायित्व से भागने के बजाय लोकतांत्रिक विमर्श का सम्मान करना चाहिए। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। विधिक और संवैधानिक विद्वानों के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालिका को दी गई एक विधिक अमानत है, जिसका उपयोग केवल तब होना चाहिए जब विधायी सुस्ती देश या राज्य के हित में बाधक बन रही हो। इसका राजनीतिक लाभ के लिए पुनः प्रख्यापन करना लोकतंत्र की रिया विधायी सर्वोच्चता को पंगु बनाना है।
न्यायपालिका का कड़ा रुख यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक अध्यादेश राज, ऑर्डिनेंस राज में न बदले और सुशासन का विधिक तंत्र जीवंत बना रहे। प्रश्न भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। 300 शब्द। उत्तर। भारतीय बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की प्रकृति और उनकी विचारधारा देश के संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच केंद्रीय सत्ता बनाम प्रादेशिक स्वायत्तता को लेकर एक निरंतर विधिक और वैचारिक द्वंद्व देखा गया है। इस कथन का विश्लेषण दोनों पक्षों के राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। एक, राष्ट्रीय राजनैतिक दल और केंद्रीयकरण, नेशनल पार्टीज सेंट्रलाइजेशन। राष्ट्रीय दलों का जनाधार पूरे देश में होता है, इसलिए उनका दृष्टिकोण अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और समरूपता पर केंद्रित रहता है। वे अक्सर निम्नलिखित विधिक आधारों पर केंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। एक समान राष्ट्रीय नीतियां। राष्ट्रीय दल पूरे देश में एक समान विधिक व आर्थिक नीतियां लागू करने के पक्षधर होते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और एक देश एक चुनाव (वन नेशन वन इलेक्शन) जैसे कदमों को राष्ट्रीय दलों द्वारा गति दी गई, जो वित्तीय और विधायी कमान को केंद्र की ओर झुकाते हैं। मजबूत केंद्र की संवैधानिक अवधारणा। राष्ट्रीय दलों का मानना है कि भारत जैसी विविधतापूर्ण और आंतरिक व बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से घिरे देश में एक मजबूत केंद्र स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना अनिवार्य है। वे संकट के समय अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय एजेंसियों एड, सीबीआई के सुदृढ़ीकरण को राष्ट्रीय हित में न्यायोचित ठहराते हैं। 2, क्षेत्रीय दल और राज्य स्वायत्तता, रीजनल पार्टीज स्टेट ऑटोनॉमी। क्षेत्रीय दलों का उद्भव विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अस्मिताओं के संरक्षण के कारण होता है। वे भारतीय महासंघ को राज्यों का संघ मानते हुए विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता की वकालत करते हैं। 0, वित्तीय और विधायी संप्रभुता की मांग। क्षेत्रीय दल हमेशा यह आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार वित्तीय संसाधनों जैसे कर हस्तांतरण और केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। वे सशर्त अनुदानों के स्थान पर अधिक विधिक वित्तीय स्वतंत्रता की मांग करते हैं। संघीय अतिक्रमण का विरोध। राज्यपाल के पद का राजनीतिक दुरुपयोग, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर राज्यों से बिना परामर्श के कानून बनाना, जैसे पूर्व के कृषि कानून और कानून व्यवस्था जो राज्य सूची का विषय है, में केंद्रीय बलों का सीधा हस्तक्षेप। इन सभी प्रवृत्तियों का क्षेत्रीय दल कड़ा विधिक और राजनीतिक विरोध करते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः यह सच है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के दृष्टिकोणों में अंतर है, परंतु भारतीय संघवाद का इतिहास गवाह है कि यह विभाजन पूर्णतः जलरोधी वाटरटाइट नहीं है। गठबंधन सरकारों कोअलिशन एरा के दौरान राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सामने झुकना पड़ा है, वहीं क्षेत्रीय दलों ने भी केंद्र में आकर राष्ट्रीय कमान का सम्मान किया है। कानून के शासन रूल ऑफ लॉ और सुशासन गुड गवर्नेंस की मांग यह है कि देश का विकास किसी एक पक्ष के वर्चस्व से नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विधिक संतुलन से होना चाहिए, जहां राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों का समान आदर हो। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। सरकारिया आयोग और पूंछी आयोग जैसे विधिक नीतिगत पैनलों के अनुसार भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। राष्ट्रीय दलों को यह समझना होगा कि मजबूत राज्य ही मजबूत केंद्र का निर्माण करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का टकराव रोकने के लिए अंतर्राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 जैसे संवैधानिक मंचों को सक्रिय और कूटनीतिक रूप से जीवंत बनाए रखना अनिवार्य है ताकि राजनीतिक विचारधाराएं संवैधानिक गरिमा पर हावी न हो सके। प्रश्न आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। 300 शब्द। उत्तर। भारत में आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट (MCC) का उद्भव उग और विकास भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मूलतः आदर्श आचार संहिता कोई संसद द्वारा पारित विधिक कानून नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित एक स्वैच्छिक विधिक संहिता है, जिसका उद्भव सर्वप्रथम 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में एक मार्गदर्शिका के रूप में हुआ था। बाद में निर्वाचन आयोग ने इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू कर चुनाव प्रबंधन का एक मारक उपकरण बना दिया। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की आत्यंतिक शक्ति प्राप्त है।
आचार संहिता के उद्भव ने इस शक्ति को व्यावहारिक रूप से धरातल पर उतारने में आयोग की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया है। 1. समान अवसर लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने में भूमिका। सत्तारूढ़ दल की मनमानी पर रोका आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग कार्यपालिका 4 द्वारा लोक लुभावन घोषणाओं, नई योजनाओं के शिलान्यास और सरकारी धन से विज्ञापनों के प्रकाशन पर पूर्ण विधिक रोक लगा देता है। 0. सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर अंकुश। आयोग मंत्रियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए आधिकारिक विमानों, वाहनों या सरकारी भवनों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण ट्रांसफर की कमान सीधे आयोग अपने हाथ में ले लेता है, जिससे नौकरशाही का राजनीतिकरण रुकता है। 2. विधिक प्रवर्तन और दंडात्मक कमान एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कानूनी कानूनों के साथ एकीकरण। यद्यपि एमसीसी स्वयं में विधिक रूप से दंडनीय नहीं है, परंतु निर्वाचन आयोग इसके उल्लंघनों को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराओं जैसे भ्रष्ट आचरण, नफरती भाषण का कूटनीतिक रूप से उपयोग। त्वरित प्रशासनिक दंड आयोग के पास यह अनन्य विधिक प्राधिकार है कि वह आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन जैसे सांप्रदायिक भाषण पर किसी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार करने पर 48 से 72 घंटों की पूर्ण रोक लगा सकता है या संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर सकता है। 3. समसामयिक डिजिटल चुनौतियां और नवाचार। 0. तकनीकी कमान सीविजिल ऐप आधुनिक युग में आयोग ने सीविजिल ऐप जैसे तकनीकी उपकरण पेश किए हैं। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन जैसे शराब या धन बांटना की लाइव फोटो या वीडियो भेज सकता है, जिस पर आयोग 100 मिनट के भीतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करता है। निष्कर्षतः आदर्श आचार संहिता के उद्भव ने भारत के निर्वाचन आयोग को एक मूक दर्शक से हटाकर चुनाव प्रक्रिया का एक संप्रभु और मारक प्रहरी बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुब्रमण्यम बालाजी वाद में स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र चुनाव संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सुशासन, गुड गवर्नेंस और कानून के शासन रूल ऑफ लॉ की मांग यह है कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों, फेक न्यूज और डीप फेक जैसी समकालीन डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए आचार संहिता के विधिक ढांचे को भविष्य में और अधिक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से अद्यतन किया जाए। प्रश्न है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु उदात्त अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। 300 शब्द। उत्तर: हाँ, मैं इस मत से काफी हद तक सहमत हूं कि विकास हेतु उदात्त अभिकरणों, डोनर एजेंसीज जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विदेशी परोपकारी संस्थाएं पर अत्यधिक निर्भरता विकास प्रक्रिया में स्थानीय सामुदायिक भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के महत्व और प्रभाव को गंभीर रूप से घटाती है। यद्यपि ये अभिकरण तात्कालिक वित्तीय संकट को दूर करते हैं, परंतु दीर्घकालिक रूप से ये विकास के लोकतांत्रिक और जमीनी स्वरूप को कमजोर कर देते हैं। इस दृष्टिकोण के औचित्य को निम्नलिखित विधिक, प्रशासनिक और सामाजिक आर्थिक तक के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। 1. ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण टॉप डाउन अप्रोच बनाम स्थानीय आवश्यकताएं। 0. औचित्यदाता अभिकरण जब किसी परियोजना के लिए बड़ी वित्तीय निधि ग्रांट्स और लोन्स देते हैं तो वे अपनी विशिष्ट विधिक शर्तें, तकनीकी कमान और प्राथमिकताएं भी थोपते हैं। 0. प्रभाव इससे नीतियां वाशिंगटन या जेनेवा के बंद कमरों में तय होने लगती है, जिससे स्थानीय ग्राम सभाओं या नगर निकायों की वास्तविक प्राथमिकताओं जैसे स्थानीय जल प्रबंधन या पारंपरिक कृषि की उपेक्षा हो जाती है। परिणामतः बॉटम अप नीचे से ऊपर की लोकतांत्रिक योजना प्रक्रिया पंगु हो जाती है। 2. स्वामित्व की भावना सेंस ऑफ ओनरशिप का ह्रास। 0. औचित्य जब कोई विकास परियोजना पूरी तरह बाहरी धन और विदेशी ठेकेदारों द्वारा संचालित होती है तो स्थानीय समुदाय खुद को उस परियोजना से विधिक और मानसिक रूप से जोड़ नहीं पाता। 0. प्रभाव सामुदायिक भागीदारी के अभाव में परियोजना के पूरा होने के बाद उसके रखरखाव मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। इसके विपरीत जिन परियोजनाओं में समुदाय का श्रम या आंशिक वित्तीय योगदान होता है वे अधिक धारणीय सस्टेनेबल होती हैं। 3. सामाजिक पूंजी और स्थानीय संस्थाओं का क्षरण। 0. औचित्य अत्यधिक दाता निर्भरता स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं, नागरिक समाज एनजीओज और स्वयं सहायता समूहों एसएचजीएस की आत्मनिर्भरता और उनकी मोलतोल करने की विधिक क्षमता को कम करती है। प्रभाव स्थानीय संस्थाएं अपनी कमान खोकर केवल दाता अभिकरणों के दिशा निर्देशों को लागू करने वाली प्रशासनिक एजेंसियां बनकर रह जाती हैं, जिससे सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल का ह्रास होता है। निष्कर्षतः दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता सुशासन,
गुड गवर्नेंस के मूल सिद्धांत जन भागीदारी को सीमित करती है। कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और समावेशी विकास की मांग यह है कि विदेशी सहायता केवल एक पूरक साधन, सप्लीमेंट्री टूल होनी चाहिए, न कि स्थानीय विकास की मुख्य धुरी। वास्तविक और धारणीय विकास तभी संभव है जब योजनाओं की कमान स्थानीय समुदायों के हाथों में विधिक रूप से सुरक्षित हो, ताकि प्रत्येक नागरिक विकास प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बन सके। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। विकास अर्थशास्त्रियों और संयुक्त राष्ट्र (UN) के नीतिगत प्रतिवेदनों के अनुसार कोई भी विकास तब तक वास्तविक नहीं हो सकता जब तक वह जन केंद्रित, पीपल सेंट्रिक न हो। दाता अभिकरण वित्तीय अवसंरचना तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वे सामाजिक संधारणीयता, सोशल सस्टेनेबिलिटी का निर्माण नहीं कर सकते। वास्तविक सुशासन वही है जहां अनीतियां बाहरी कमान से नहीं, बल्कि स्थानीय, सामुदायिक संप्रभुता से विधिक और व्यावहारिक गति प्राप्त करती है। प्रश्न: संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी कीजिए। 300 शब्द। उत्तर: भूमिका 25 शब्द। न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जो कार्यपालिका के मनमानेपन पर अंकुश लगाकर नागरिकों के अधिकारों और कानून के शासन को अक्षुण्ण रखती है। एक लोकतंत्र की पूर्व शर्त के रूप में न्यायिक स्वतंत्रता मुख्य आधार। भारतीय संवैधानिक ढांचे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल एक प्रशासनिक विशेषता नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने की एक अनिवार्य विधिक आवश्यकता है, जो निम्नलिखित स्तंभों पर टिकी है। संविधान की सर्वोच्चता और मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या करना असंभव है। संवैधानिक शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, अनुच्छेद 50 के तहत राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका को विधिक रूप से पृथक रखने का निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सत्ताधारी दल अपने राजनैतिक लाभ के लिए विधिक प्रक्रियाओं को प्रभावित न कर। मौलिक अधिकारों का अभेद्य कवच, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का वास्तविक प्रहरी है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र न हो, तो ताकतवर राज्यतंत्र के विरुद्ध किसी भी नागरिक को वास्तविक न्याय मिलना असंभव हो जाएगा। 2. स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले मुख्य संवैधानिक प्रावधान। संविधान ने न्यायपालिका को कार्यपालिका के अनुचित विधिक व राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं। पद की विधिक सुरक्षा, टेन्योर सिक्योरिटी। न्यायाधीशों को केवल संविधान में वर्णित अत्यंत कठिन, महाभियोग, अनुच्छेद 124(4) जैसी विधिक प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, किसी राजनैतिक इच्छा से नहीं। वित्तीय स्वायत्तता। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित चार्ज्ड होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। अवमानना की दंडात्मक कमान, अनुच्छेद 129 के तहत न्यायालय को अपनी अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, जो इसके विधिक निर्णयों की संप्रभुता को सुरक्षित रखती है। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः लोकतंत्र की सफलता निष्पक्ष न्यायपालिका में निहित है। इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखकर ही हम कानून के शासन और संवैधानिक नैतिकता को व्यावहारिक सिद्ध कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। संवैधानिक विशेषज्ञों और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के अनुसार एक स्वतंत्र और निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र का वह अंतिम सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व है, जो कार्यपालिका के प्रचंड राजनीतिक बहुमत को संवैधानिक नैतिकता की विधिक सीमाओं में बांध कर रखता है। इसके बिना लोकतंत्र केवल बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म में बदल जाएगा, जहां अकानून का शासन नहीं, बल्कि शासकों का कानून हावी हो जाएगा। इसकी स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पहली और अनिवार्य शर्त है। प्रश्न: निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिए। 300 शब्द। उत्तर: भूमिका 25 शब्द। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिदेश देता है, जिसे धरातल पर उतारने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया गया। एक निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के विधिक हकदार। धारा 12 अधिनियम की धारा 12 के तहत समाज के निम्नलिखित वर्गों को बिना किसी अदालती फीस या खर्च के निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। महिलाएं और बच्चे। सभी महिलाएं और बच्चे बिना किसी आय सीमा के इसके हकदार हैं। वंचित समुदाय, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (SENT) के सदस्य।
शून्य औद्योगिक श्रमिक कारखानों या उद्योगों में काम करने वाले कर्मकार इंडस्ट्रियल वर्कमैन। आई शून्य आपदा और हिंसा पीड़ित बड़े पैमाने पर आई प्राकृतिक आपदा, जातीय हिंसा, सूखा, बाढ़ या औद्योगिक आपदा से प्रभावित लोग। हिरासत में निरुद्ध व्यक्ति जेलों, किशोर सुधार गृहों या मनोरोग अस्पतालों में हिरासत में रखे गए व्यक्ति। शून्य मानव तस्करी के शिकार मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग या बेगार से बचाए गए नागरिक। आय वर्ग की सीमा है से अन्य नागरिक जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधिक सीमा आमतौर पर 3 लाख रुपए तक से कम है तथा सर्वोच्च न्यायालय के विधिक मामलों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए तक है। 2 निःशुल्क कानूनी सहायता में नलसा की भूमिका का आकलन। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नलसा देश भर में मुफ्त कानूनी सहायता के बुनियादी ढांचे को संचालित करने वाला शीर्ष विधिक निकाय है। इसकी भूमिका का मूल्यांकन निम्नलिखित आयामों में किया जा सकता है। का सकारात्मक भूमिका और उपलब्धियां। संस्थागत नेटवर्क की कमान। नलसा ने राज्य, सालसा, जिला, डीएलएसए और तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियों का एक सुदृढ़ विधिक जाल तैयार किया है, जिससे अंतिम छोर के व्यक्ति को वकील, लीगल एड काउंसिल उपलब्ध कराना सुलभ हुआ है। लोक अदालतों का आयोजन अधिनियम के अध्याय के तहत नालसा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतें, नेशनल लोक अदालत्स, वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर का एक मारक उपकरण सिद्ध हुई है। इनमें करोड़ों लंबित विधिक मामलों को आपसी समझौते से निपटाकर नियमित अदालतों का बोझ कम किया गया है। शून्य विधिक साक्षरता शिविर समाज के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उनके मौलिक व विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए नालसा लगातार साक्षरता अभियानों का कूटनीतिक संचालन करता है। व्यावहारिक सीमाएं और चुनौतियां। शून्य गुणवत्तापूर्ण वकीलों की कमी। विधिक सहायता के लिए पैनल में शामिल वकीलों को मिलने वाला मानदेय रिम्यूनरेशन बेहद कम होता है। इसके कारण शीर्ष और अनुभवी वकील इन मामलों को लेने में रुचि नहीं दिखाते, जिससे गरीबों को मिलने वाले न्याय की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ जस्टिस प्रभावित होती है। 0 जागरूकता का भारी अभाव। नालसा के प्रयासों के बावजूद आज भी ग्रामीण और अशिक्षित आबादी के एक बड़े हिस्से को यह जानकारी ही नहीं है कि सरकार उन्हें मुफ्त में विधिक वकील और अदालती खर्च उपलब्ध कराती है। व्यावहारिक सीमाएं और चुनौतियां। शून्य गुणवत्तापूर्ण वकीलों की कमी। विधिक सहायता के लिए पैनल में शामिल वकीलों को मिलने वाला मानदेय रिम्यूनरेशन बेहद कम होता है। इसके कारण शीर्ष और अनुभवी वकील इन मामलों को लेने में रुचि नहीं दिखाते, जिससे गरीबों को मिलने वाले न्याय की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ जस्टिस प्रभावित होती है। शून्य जागरूकता का भारी अभाव। नालसा के प्रयासों के बावजूद आज भी ग्रामीण और अशिक्षित आबादी के एक बड़े हिस्से को यह जानकारी ही नहीं है कि सरकार उन्हें मुफ्त में विधिक वकील और अदालती खर्च उपलब्ध कराती है। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः नालसा ने विधिक समावेशन को मजबूत कर न्याय तक पहुंच को सुलभ बनाया है। इसके विधिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वकीलों के संस्थागत सुधारात्मक कमान की आवश्यकता है। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। सर्वोच्च न्यायालय ने हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य और खत्री बनाम बिहार राज्य के ऐतिहासिक वादों में यह स्पष्ट विधिक व्यवस्था दी थी कि गरीबी या लाचारी के कारण किसी नागरिक को विधिक प्रतिनिधित्व से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष विधिक प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है। निःशुल्क कानूनी सहायता केवल राज्य की कोई खैरात या नीति निदेशक तत्वों का साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसे लागू करना राज्य का अनिवार्य विधिक दायित्व है। प्रश्न संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए और उनके मध्य मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 300 शब्द। उत्तर। भूमिका 25 शब्द। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था जहां संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, वही भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता को सर्वोपरि विधिक स्थान दिया गया है। एक ब्रिटिश दृष्टिकोण संसद की निरंकुश संप्रभुता। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है और वहां कोई लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटिश न्यायविद एवी डाइसी के अनुसार ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के 3 विधिक आयाम हैं। असीमित विधिक शक्ति। ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसे संशोधित या निरस्त कर सकती है। जैसा कि दे लोल में का प्रसिद्ध कथन है, ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। शून्य न्यायिक समीक्षा का अभाव। ब्रिटिश अदालतें संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकती। वहां न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या कर सकती है, उसे रद्द नहीं। भावी संसद पर कोई बंधन नहीं। वर्तमान संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून भविष्य की संसद को विधिक रूप से बाध्य नहीं कर सकता। 2 भारतीय दृष्टिकोण
सीमित विधायी शक्तियाँ। भारत में एक लिखित संविधान, संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है जो संसद की शक्तियों को विधिक रूप से सीमित करती है। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संसद अपनी विधिक कमान संविधान से प्राप्त करती है। वह संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर कानून नहीं बना सकती। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 13, 32 और 136 के तहत न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का आत्यंतिक विधिक अधिकार है। यदि इस संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य वॉइड घोषित कर सकता है। मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारतीवाद 1973 के तहत न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 तो है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट या संकुचित नहीं कर सकती। ब्रिटिश बनाम भारतीय विधायी कमान का तुलनात्मक प्रतिमान टेबल। विधिक विशेषता, ब्रिटिश दृष्टिकोण, संसदीय संप्रभुता, संविधान का स्वरूप, न्यायालय की शक्ति, अलिखितः संसद ही संविधान की जननी है। शून्य, अदालतें विधायी कमान को चुनौती नहीं दे सकती। संशोधन सीमा, शक्तियों का विभाजन, कोई विधिक सीमा नहीं, साधारण बहुमत से कोई भी बदलाव संभव। एकात्मक व्यवस्था, प्रादेशिक स्तर पर शक्तियों का कोई विधिक बंटवारा। भारतीय दृष्टिकोण, संविधान की सर्वोच्चता, लिखितः संसद स्वयं संविधान की उपज है। सुदृढ़, न्यायिक समीक्षा के तहत कानून रद्द करने का विधिक अधिकार, मूल ढांचे के विधिक सिद्धांत द्वारा कड़ाई से सीमित। संघीय व्यवस्था, 7वीं अनुसूची द्वारा केंद्र राज्य में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। निष्कर्ष, 25 शब्द। निष्कर्षतः ब्रिटेन में संसद संप्रभु है जबकि भारत में संविधान। भारतीय मॉडल शक्ति के पृथक्करण और कानून के शासन के तहत विधायी तानाशाही पर अंकुश लगाता है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार ब्रिटिश संसद की संप्रभुता वहाँ की ऐतिहासिक क्रांतियों का परिणाम है जिसने राजशाही को विधिक रूप से सीमित किया। इसके विपरीत स्वतंत्र भारत ने एक बहुसांस्कृतिक और अत्यधिक विविधतापूर्ण समाज की रक्षा के लिए संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मार्ग चुना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद का शत्रु नहीं बल्कि उस लक्ष्मण रेखा का विधिक सजग प्रहरी है जिसे पार करना लोकतांत्रिक सुशासन, गुड गवर्नेंस और नागरिक अधिकारों के हित में बाधक है। प्रश्न विधायी कायों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। 300 शब्द। उत्तर, भूमिका 25 शब्द। राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष सभापति सदन की संप्रभुता, लोकतांत्रिक शुचिता और गरिमा के सर्वोच्च विधिक संरक्षक होते हैं जिनकी भूमिका निष्पक्षता की कसौटी पर टिकी है। एक सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की भूमिका। पीठासीन अधिकारी के पास सदन के भीतरी परिसर में कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को लागू करने की आत्यंतिक विधायी शक्तियां होती हैं। कार्यवाही का संचालन और स्थगन वे तय करते हैं कि सदन की बैठक कब होगी, किस विधायी कार्य एजेंडा को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी सदस्य को कितनी देर बोलने की विधिक अनुमति होगी। अनुशासनात्मक कमान, सदन में अमर्यादित व्यवहार, नारेबाजी या व्यवधान उत्पन्न होने पर पीठासीन अधिकारी के पास सदस्यों को सदन से बाहर निकालने, नेम दी मेंबर अथवा एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित करने का पूर्ण प्राधिकार होता है। उनका विधिक निर्णय अंतिम होता है और उसे सामान्यतः न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. निष्पक्षता और दलीय तटस्थता की कसौटी। पीठासीन अधिकारी का पद ग्रहण करने के बाद उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मूल राजनैतिक दल से ऊपर उठकर पूर्णतः निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। 0. समान अवसर, लेवल प्लेइंग फील्ड। वे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का समान अवसर देते हैं। कार्यपालिका 8 को विधायी उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रखने के लिए वे प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान तीखे प्रश्नों को विधिक रूप से स्वीकार करते हैं। 0. निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। सामान्यतः पीठासीन अधिकारी मतदान नहीं करते परंतु पक्ष विपक्ष में बराबर मत टाई होने की स्थिति में वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर विधायी गतिरोध को दूर करते हैं। 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। इसके तहत किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने की अर्थ न्यायिक क्वासी जुडिशियल शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास है। किहोतो होलोहानवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस शक्ति का प्रयोग करते समय वे एक अधिकरण ट्राइब्यूनल के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है।
3 सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाना। 0 अल्पसंख्यकों विपक्ष के अधिकारों की रक्षा। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपरा यह है कि बहुमत की सरकार बने लेकिन विपक्ष की आवाज भी सुनी जाए। पीठासीन अधिकारी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से लोक महत्व के विषयों पर चर्चा सुनिश्चित कराते हैं। समितियों का गठन। वे विभिन्न विधायी समितियों जैसे लोक लेखा समिति का गठन करते हैं और विपक्ष के सदस्यों को कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान देकर संसदीय पारदर्शिता को सुदृढ़ करते हैं। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः पीठासीन अधिकारी की वास्तविक शक्ति उनके विधिक नियमों से अधिक उनकी नैतिक निष्पक्षता में है। उनकी तटस्थता ही राज्य के सुशासन और संसदीय लोकतंत्र की संजीवनी है। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। संवैधानिक विशेषज्ञों और प्रशासनिक सुधार आयोगों के नीतिगत प्रतिवेदनों के अनुसार हाल के वर्षों में राज्य विधानसभाओं में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका राजनीतिक दलीय झुकाव के कारण न्यायिक संवीक्षा के घेरे में रही है। ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में भी एक बार अध्यक्ष सदा अध्यक्ष वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर की विधिक परंपरा को अपनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत पद ग्रहण करते ही सदस्य को अपनी पार्टी से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह सुधारात्मक कमान पीठासीन अधिकारी के पद को राजनैतिक अवसरवादिता से मुक्त कर कानून के शासन और सर्वोच्च लोकतांत्रिक आदर्शों को वास्तविक धरातल पर जीवंत बनाए रखेगी। प्रश्न: मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। भारत की तीव्र आर्थिक समृद्धि के बावजूद मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की उपेक्षा इसके विकास प्रतिमान का एक अंतर्निहित विरोधाभास रही है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक चुनौती में बदल सकती है। एक मानव संसाधन विकास में अपर्याप्तता के मुख्य प्रभाव: आधुनिक अर्थव्यवस्था में केवल भौतिक अवसंरचना सड़क बंदरगाह का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल का सुदृढ़ीकरण सुशासन और सतत विकास की पहली विधिक शर्त है। 0 निम्न मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का पर्याप्त बजटीय आवंटन न होने से भारत वैश्विक स्तर पर मानव विकास के पैमानों में पिछड़ जाता है। कौशल अंतराल स्किल मिसमैच पारंपरिक और सैद्धांतिक शिक्षा प्रणाली उद्योगों की समकालीन मांग जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा एनालिटिक्स के अनुकूल नहीं है, जिससे बड़े पैमाने पर शिक्षित बेरोजगारी जन्म लेती है। लैंगिक असमानता श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी LFPR देश के मानव संसाधन की एक बड़ी विधिक और आर्थिक क्षति है। 2 अपर्याप्तता को दूर करने के रणनीतिक उपाय। इस कठोर विधिक और व्यावहारिक विसंगति को दूर करने के लिए निम्नलिखित बहुआयामी हस्तक्षेप अनिवार्य हैं। का शिक्षा और कौशल कमान में सुधार एजुकेशनल री इंजीनियरिंग। बजटीय आवंटन में विधिक वृद्धि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के न्यूनतम 6% तक विधिक रूप से सुनिश्चित किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। उद्योगों के साथ साझेदारी अप्रेंटिसशिप मॉडल्स को विधिक रूप से सुदृढ़ किया जाए। खास सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण हेल्थ केयर एज अ राइट। प्राथमिक चिकित्सा पर ध्यान। स्वास्थ्य पर बजटीय व्यय को बढ़ाकर GDP का 2.5% किया जाए। मानव संसाधन के पोषण और मानसिक स्वास्थ्य को कानून के शासन रूल ऑफ लॉ के तहत बुनियादी अधिकार के रूप में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि एक बीमार आबादी कभी भी उत्पादक कार्यबल नहीं बन सकती। डिजिटल साक्षरता और समावेशी नीतियाँ डिजिटल जेंडर इंक्लूजन। 0 तकनीकी कमान। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट और PMG दिशा जैसे विधिक अभियानों को तीव्र कर डिजिटल डिवाइड को समाप्त किया जाए। महिला कार्यबल को बढ़ावा। कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुरक्षित मातृत्व विधिक लाभ और केयर इकोनॉमी में निवेश बढ़ाकर महिलाओं को मुख्य आर्थिक धारा से जोड़ा जाए। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः मानव संसाधन में निवेश ही भारत को $5 ट्रिलियन की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का विधिक मार्ग है। इसके बिना कोई भी आर्थिक प्रगति अधूरी और गैर टिकाऊ होगी। प्रश्न: भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 300 शब्द। उत्तर: भूमिका 25 शब्द। भारत का संविधान एक जड़ विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत यंत्र लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसकी यह गतिशीलता अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
के तहत हो रहे निरंतर न्यायिक विस्तार में सर्वाधिक परिलक्षित होती है। 1. जीन ए के अधिकार का संकुचित से प्रगतिशील विस्तार। संविधान के प्रारंभिक वर्षों में न्यायपालिका का दृष्टिकोण संकुचित था, परंतु समय के साथ समाज की प्रगति के अनुरूप अनुच्छेद 21 को एक व्यापक मानवीय आयाम दिया गया। 0. गोपालन 1950 से मेनका गांधी 1978 का विधिक रूपांतरण। ए. गोपालनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि अनुच्छेद 21 केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत कार्यपालिका की मनमानी के विरुद्ध सुरक्षा देता है। परंतु मेनका गांधीवाद 1978 में न्यायालय ने अमेरिकी अवधारणा कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारतीय न्यायशास्त्र में शामिल कर व्यवस्था दी कि जीवन का अर्थ केवल जैविक अस्तित्व एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। प्रमुख विधिक विस्तार और उदाहरण। 0. प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में न्यायालय ने स्वच्छ हवा और पानी को जीने के अधिकार का हिस्सा बनाकर पर्यावरणीय सुशासन की नींव रखी। आजीविका का अधिकार। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 मामले में फुटपाथ वासियों के पक्ष में निर्णय देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करना उसे जीवन से वंचित करने के समान है। सड़कों पर त्वरित विधिक व चिकित्सीय सहायता। परमानंद कटारावाद के तहत किसी भी घायल नागरिक को बिना किसी विधिक पुलिस औपचारिकता के तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता पाना उसका मौलिक अधिकार घोषित किया गया। 2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समसामयिक एवं प्रगतिशील क्षितिज। बदलते सामाजिक मूल्यों और तकनीकी कमान के युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी का दायरा अब शारीरिक बंधनों से मुक्त होकर नागरिक की वैचारिक और व्यक्तिगत स्वायत्तता तक विस्तृत हो चुका है। निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक 9 न्यायाधीशों के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार घोषित किया। इसन ए डिजिटल युग में नागरिक डेटा कमान और व्यक्तिगत संप्रभुता को विधिक संरक्षण दिया। अपनी पसंद से विवाह का अधिकार। शफीन जहां बनाम अशोकन हादियावाद 2018 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपनी पसंद के जीवनसाथी को चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न विधिक हिस्सा है, जिसमें राज्य या समाज हस्तक्षेप नहीं कर सकता। LGBTQ+ समुदायों के विधिक अधिकार। नवतेज सिंह जौहरवाद 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को स्थापित किया और माना कि व्यक्तिगत पहचान और यौन अभिविन्यास सेक्सुअल ओरिएंटेशन गरिमापूर्ण जीवन का मूल आधार है। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः अनुच्छेद 21 का यह निरंतर विस्तार सिद्ध करता है कि भारतीय संविधान समाज की बदलती आकांक्षाओं को आत्मसात करने में पूरी तरह सक्षम एक जीवंत और प्रगतिशील यंत्र है। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। संवैधानिक न्यायविदों के अनुसार अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का वह गतिशील और संवेदनशील भाग है जो समय के थपेड़ों के साथ साथ बूढ़ा नहीं होता, बल्कि और अधिक युवा और प्रासंगिक हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सजग प्रहरी की तरह कार्य करते हुए विधायी शून्यता के दौर में भी नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं को भांप कर कानून के शासन रूल ऑफ लॉ को अधिकार आधारित दृष्टिकोण राइट्स बेस्ड अप्रोच में बदल दिया है। यही कारण है कि भारतीय संवैधानिक सुशासन आज पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। प्रश्न। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। भारतीय संविधान में लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मौलिक संवैधानिक अधिदेश है जो समानता के अधिकार और मानवीय गरिमा पर आधारित है। एक लैंगिक न्याय के प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान। संविधान निर्माताओं ने आधी आबादी को विधिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावना से लेकर मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों तक एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। समानता का मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 15(1) राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल लिंग सेक्स के आधार पर भेदभाव करने से विधिक रूप से रोकता है। सकारात्मक भेदभाव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष विधिक प्रावधान या आरक्षण बनाने की संप्रभु शक्ति देता है, जो सुरक्षात्मक न्याय का आधार है। अवसर की समता। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में लैंगिक समानता की गारंटी देता है। नीति निदेशक तत्व DPSP। अनुच्छेद 39 अ पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के समान साधन तथा अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन का विधिक निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त
अनुच्छेद 42 कार्य की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता मैटर्निटी रिलीफ सुनिश्चित करता है। संवैधानिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 प्रत्येक नागरिक का यह विधिक कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। 2 न्यायिक सक्रियता और ऐतिहासिक निर्णय विधियां केस लॉज। सर्वोच्च न्यायालय ने समय पर संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का परिचय देते हुए पितृसत्तात्मक बाधाओं को तोड़ा है और लैंगिक न्याय का विस्तार किया है। 0 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 उदास स्माइली कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई विधिक कानून न होने की स्थिति में न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत विशाखा गाइडलाइंस जारी की। इसी न्यायिक हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आगे चलकर पोष अधिनियम 2013 फीट का निर्माण हुआ। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 उदास स्माइली न्यायालय ने एक बार में 3 तलाक-ए-बिद्दात की कुप्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रथाएं महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन अनुच्छेद 21 और समानता के विधिक अधिकार को संकुचित नहीं कर सकती। विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 उदास स्माइली हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की प्रगतिशील व्याख्या करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पुत्रियों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान सहदायिकी कोपार्सनरी का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। सेक्रेटरी रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया 2020 उदास स्माइली सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन परमानेंट कमीशन देने का ऐतिहासिक आदेश देते हुए न्यायालय ने शारीरिक सीमाओं के पितृसत्तात्मक तक को खारिज किया और इसे अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक रूढ़िवादिता पर एक बड़ी विधिक विजय बताया। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः भारतीय न्यायपालिका ने संवैधानिक प्रावधानों की गतिशील व्याख्या करके लैंगिक न्याय को व्यावहारिक बनाया है। यह सुशासन और समावेशी लोकतंत्र की एक अनिवार्य विधिक शर्त है। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। संवैधानिक विशेषज्ञों और सर्वोच्च न्यायालय के नीतिगत प्रतिवेदनों के अनुसार लैंगिक न्याय केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक न्याय संगत समाज के निर्माण का विधिक मापदंड है। जब तक आधी आबादी को आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक निर्णयों में पूर्ण स्वायत्तता और कमान प्राप्त नहीं होगी, तब तक संवैधानिक लोकतंत्र का स्वप्न अधूरा रहेगा। कानून को सामाजिक बदलाव का एक मारक उपकरण बनना होगा ताकि पारंपरिक रूढ़िवादिता को विधिक रूप से समाप्त कर लैंगिक समता को धरातल पर उतारा जा सके। प्रश्न संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 300 शब्द। उत्तर भूमिका 25 शब्द। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग 1990 के दशक से पहले आम था, परंतु उसके बाद विधिक और राजनीतिक कारकों के कारण इसकी आवृत्ति में भारी कमी आई है। एक विधिक एवं संवैधानिक कारक लीगल जुडिशियल फैक्टर्स। न्यायपालिका के हस्तक्षेप ने अनुच्छेद 356 के मनमान उपयोग पर कड़ा विधिक अंकुश लगाया, जिसमें सबसे निर्णायक भूमिका निम्नलिखित वादों की रही। 0 SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 उदास स्माइली। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विधिक प्रतिमान है। सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा भंग करने की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। किसी सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन राज्यपाल में नहीं, बल्कि केवल विधानसभा के पटल फ्लोर टेस्ट पर होना चाहिए। यदि केंद्र का निर्णय दुर्भावनापूर्ण मालाफाइड पाया जाता है तो अदालत भंग की गई विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकती है। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 उदास स्माइली। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल दलीय जोड़-तोड़ या सरकार गठन में देरी के विधिक आधार पर विधानसभा को भंग करना असंवैधानिक है। संसदीय अनुमोदन की अनिवार्यता। बोम्मई निर्णय के बाद यह विधिक रूप से अनिवार्य हो गया कि जब तक संसद के दोनों सदन 2 महीने के भीतर अनुच्छेद 356 का अनुमोदन नहीं कर देते, तब तक राष्ट्रपति विधानसभा को पूरी तरह भंग नहीं कर सकते, केवल निलंबित रख सकते हैं। 2 राजनीतिक कारक पॉलिटिकल फैक्टर्स। 1990 के दशक के मध्य से भारत के राजनैतिक परिदृश्य में आए बदलावों ने भी इसके उपयोग को व्यावहारिक रूप से सीमित कर दिया। गठबंधन सरकारों का दौर कोअलिशन एरा 1996 के बाद से केंद्र में राष्ट्रीय दलों कांग्रेस भाजपा को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों जैसे सपा राजद द्रमुक के समर्थन की आवश्यकता पड़ी। ये क्षेत्रीय दल राज्यों की स्वायत्तता के प्रबल समर्थक थे। केंद्र सरकार अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के राजनीतिक दबाव के कारण अनुच्छेद 356 का उपयोग करने से कतराने लगी। क्षेत्रीय दलों का सुदृढ़ीकरण राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व के उभार ने केंद्र के एकतरफा राजनीतिक दखल को कूटनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया।
राष्ट्रपति पद की सक्रिय भूमिका। राष्ट्रपति के आर नारायणन ने 1997 उत्तर प्रदेश और 1998 बिहार में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेजकर एक नई लोकतांत्रिक और विधिक मिसाल कायम की। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः बोमई निर्णय के विधिक कवच और गठबंधन राजनीति ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोका है, जिससे भारतीय संघवाद अधिक परिपक्व और सुदृढ़ हुआ है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। सरकारिया और पूंजी आयोग जैसे शीर्ष विधिक नीतिगत पैनलों के अनुसार अनुच्छेद 356 संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जिसका उपयोग केवल अंतिम विकल्प एज अ लास्ट रिसोर्ट के रूप में तब किया जाना चाहिए जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ठप हो चुका हो। न्यायपालिका द्वारा तय की गई बोमई लक्ष्मण रेखा ने कार्यपालिका के राजनीतिक अधिनायकवाद पर अंकुश लगाकर कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को मजबूत किया है। इसी का परिणाम है कि समकालीन सुशासन में केंद्र और राज्यों के संबंध टकराव से हटकर सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर अग्रसर हुए हैं। प्रश्न भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। भारत की राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से कम, औसतन 10 से 12% रहा है। इस विसंगति को दूर करने और महिला प्रतिनिधित्व को सार्थक व प्रभावी बनाने में नागरिक समाज समूहों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। एक विधायी वकालत और नीतिगत दबाव, पॉलिसी एडवोकेसी। नागरिक समाज समूहों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज और महिला अधिकार मंचों ने महिलाओं को नीति निर्माण की कमान सौंपने के लिए एक सुदृढ़ विधिक और सामाजिक माहौल तैयार किया है। ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की पृष्ठभूमि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% विधिक आरक्षण सुनिश्चित करने वाले इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन को पारित कराने में नागरिक समाज संगठनों का दशकों लंबा संघर्ष और निरंतर दबाव एक मुख्य प्रेरक कारक रहा है। डाटा संचालित दबाव एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR जैसे समूहों ने राज्यवार विधानसभाओं में महिला विधायकों की कम संख्या, उनके विधिक प्रदर्शन और आपराधिक पृष्ठभूमि का डेटा सार्वजनिक कर राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए विधिक व नैतिक रूप से बाध्य किया है। 2 क्षमता निर्माण और नेतृत्व प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग। केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सदन के भीतर महिलाओं की भागीदारी को प्रभावी बनाने के लिए नागरिक समाज समूह जमीनी स्तर पर तकनीकी कमान संभालते हैं। विधायी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण। कई संगठन जैसे PRIA और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च नवनिर्वाचित महिला विधायकों और पंचायत स्तर से उभरने वाले भावी नेतृत्व के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं। इनमें उन्हें बजटीय प्रक्रिया, विधायी नियमों और शून्यकाल व प्रश्नकाल के कूटनीतिक उपयोग की विधिक समझा दी जाती है। शून्य सरपंच पति प्रथा पर प्रहार। ग्रामीण और अर्धशहरी निकायों से विधानसभा की ओर बढ़ने वाली महिलाओं को जागरूक कर ये समूह उस पितृसत्तात्मक ढांचे को तोड़ते हैं जहां अपुरुष रिश्तेदार महिला की प्रशासनिक कमान हथिया लेते हैं। 3 लैंगिक संवेदी सुशासन एजेंडा, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। शून्य घोषणा पत्रों का जेंडरीकरण। चुनाव के समय नागरिक समाज समूह महिला घोषणा पत्र, वुमेन्स जसम मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जिससे राजनीतिक दल अपने एजेंडे में लैंगिक न्याय, सुरक्षा और आर्थिक स्वायत्तता से जुड़े विधिक वादों को शामिल करने पर विवश होते हैं। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः नागरिक समाज ने महिला प्रतिनिधित्व को केवल सांकेतिक टोकेनिज्म से हटाकर वास्तविक विधिक कमान में बदला है। राज्य विधानसभाओं में सुशासन के लिए यह विमर्श अपरिहार्य है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। संवैधानिक विशेषज्ञों और समकालीन नीतिगत प्रतिवेदनों के अनुसार लोकतंत्र तब तक पूर्णतः न्यायसंगत नहीं हो सकता जब तक नीति निर्माण में आधी आबादी की सार्थक और संप्रभु भागीदारी न हो। नागरिक समाज समूहों ने एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हुए महिलाओं के मुद्दों को कल्याणकारी नीतियों, वेलफेयरिज्म के दायरे से बाहर निकालकर अधिकार आधारित विधिक हकदारी, राइट्स बेस्ड एंटाइटलमेंट में तब्दील कर दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विधिक क्रियान्वयन के दौर में इन संगठनों की भूमिका महिला विधायकों के निरंतर तकनीकी सशक्तिकरण और उनकी विधायी स्वायत्तता को अक्षुण्ण बनाए रखने में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। प्रश्न 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है? 300 शब्द। उत्तर भूमिका 25 शब्द। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST को विधिक रूप से लागू कर एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की अवधारणा को साकार किया।
101वें संविधान संशोधन अधिनियम का विधिक व आर्थिक महत्व। इस संशोधन ने स्वतंत्रता के बाद के सबस ए बड़े अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स सुधार को विधिक रूप से स्थापित किया। शून्य कर ढांचे का सरलीकरण। इसने केंद्र और राज्यों के दर्जनों अप्रत्यक्ष करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और विलासिता कर को समाहित कर पर कर कैस्केडिंग इफेक्ट के प्रभाव को विधिक रूप से समाप्त किया। संवैधानिक संशोधन इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 246, 269 और 279 जोड़े गए, जिसने केंद्र और राज्यों को समवर्ती रूप से कॉन्करेंटली कर लगाने की अभूतपूर्व विधिक शक्ति प्रदान की। बाजार का एकीकरण। आंतरिक विधिक बाधाओं और चेक पोस्टों के हटने से पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हुआ, जिससे व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिली। 2 संघवाद की समावेशी भावना का विधिक प्रतिमान। यह संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास में सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और समावेशी भावना का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसे निम्नलिखित विधिक आधारों पर समझा जा सकता है। का शक्तियों का कूटनीतिक संप्रभु संलयन। साझा संप्रभुता पारंपरिक रूप से कर लगाने की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच पूरी तरह विभाजित, जलरोधी थीं, परंतु इस संशोधन ने दोनों पक्षों को अपनी कुछ राजकोषीय संप्रभुता को स्वेच्छा से त्यागने और समवर्ती रूप से कर लगाने के लिए विधिक रूप से बाध्य किया, जो समावेशन की सर्वोच्च मिसाल है। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल की लोकतांत्रिक संरचना। अनुच्छेद 279 के तहत गठित जीएसटी परिषद समावेशी निर्णय प्रक्रिया की धुरी है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। मतदान की अनूठी विधिक कमान परिषद में कोई भी विधिक निर्णय 3/4 75% बहुमत से ही लिया जा सकता है। इसमें राज्यों का विधिक भार 2/3 66.6% और केंद्र का भार 1/3 33.3% है। इसका अर्थ यह है कि न तो केंद्र अकेले अपनी मर्जी थोप सकता है और न ही राज्य केंद्र के बिना कोई विधिक निर्णय ले सकते हैं। यह सहमति आधारित सुशासन को दर्शाता है। राज्यों के विधिक हितों की रक्षा। चूंकि जीएसटी एक गंतव्य आधारित डेस्टिनेशन बेस्ड कर है, जिससे विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग राज्यों को राजस्व हानि का विधिक खतरा था। इस समावेशी चिंता को दूर करने के लिए केंद्र ने जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 के तहत शुरुआती 5 वर्षों तक राज्यों की राजस्व हानि की 100% विधिक क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेशन सुनिश्चित की। निष्कर्ष 25 शब्द। निष्कर्षतः 101वां संशोधन सिद्ध करता है कि राजनैतिक मतभेदों के बावजूद भारत के केंद्र और राज्य व्यापक राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुशासन के लिए विधिक रूप से एकजुट हो सकते हैं। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड बनाम मोहित मिनरल्स 2022 के बाद में यह महत्वपूर्ण विधिक व्यवस्था दी थी कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि उनका मूल्य अत्यधिक सहयोगात्मक है। भारत का संघवाद केवल प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि यह आपसी संवाद पर टिका है। 101वें संशोधन का मूल विधिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य वित्तीय कमान के मामलों में एक दूसरे के विरोधी न बनकर सहयात्री के रूप में कार्य करें, जो भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक समावेशी आत्मा है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन 1992 के माध्यम